बेटा हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 8 और चैप्टर 8 के अंदर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट और जो डिजीज़ वाला पार्ट था वो कंप्लीट करा दिया था मैंने। आज की जो लेक्चर है उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ इम्यूनिटी के बारे में कि इम्यूनिटी क्या होती है, इस इम्यूनिटी को कौन प्रोवाइड करेगा, इम्यून सिस्टम क्या होगा, उसके टाइप्स क्या होंगे, उनके फीचर्स क्या होंगे, इम्यूनिटी क्या होगी, उसके टाइप्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें बेटा इस लेक्चर में कवर की जानी है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये लेक्चर होने वाला है, तो आप लोग बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आपके सामने मैंने लिखा हुआ है इम्यूनिटी। इम्यूनिटी का मतलब है हमारी बॉडी की वो कैपेबिलिटी जिसकी मदद से हमारी बॉडी हमें कम्युनिकेबल डिजीज़ से प्रोटेक्ट करती है। मतलब इट इज़ एबिलिटी और कैपेबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़ कॉजिंग एजेंट एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एनी काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज़ इज़ कॉल्ड इम्यूनिटी। इम्यूनिटी क्या है? इम्यूनिटी बेटा हमारी बॉडी की वो एबिलिटी है जिसकी मदद से हम फाइट कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से, किसी भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से। अब इस इम्यूनिटी को प्रोवाइड कौन करता है? तो इम्यूनिटी को प्रोवाइड करने का जो क्रेडिट है वो हमारे इम्यून सिस्टम को दिया जाएगा। ठीक है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। अब इस इम्यून सिस्टम में ऐसा नहीं है कि ये सिस्टम है इसमें एक आध चीज़ हो जाएगी, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में सबसे मेन पार्ट जो या मेन जो रोल जो प्ले करते हैं उन्हें हम लोग लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं बेटा। उसके अलावा हमारे अंदर बहुत सारी तरीके की इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीबॉडी प्रेजेंट होती हैं जो हमारे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं बेटा। तो हमारा इम्यून सिस्टम लिम्फॉइड ऑर्गन से, बहुत तरीके की इम्यून सेल से और एंटीबॉडी से मिलके बना हुआ है। ठीक है जी। तो इसमें हम लोग सबसे पहले जो बात करने वाले हैं वो लिम्फॉइड ऑर्गन की कर लेते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है जी। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ अब लिम्फॉइड ऑर्गन। तो जानिएगा लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होंगे बेटा। देखिए, लिम्फॉइड ऑर्गन्स बेटा वो ऑर्गन होते हैं, लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनके अंदर लिम्फोसाइट्स का, जिनके अंदर लिम्फोसाइट का, अब वो लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट भी हो सकती है या टी लिम्फोसाइट भी हो सकती है। तो जिनके अंदर बी या टी लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन होता हो, मतलब बर्थ होता हो, उनका मैचुरेशन होता हो और उनका डिफ्रेंशिएशन होता हो, उन ऑर्गन को हम क्या कहते हैं? लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो यहाँ पे बेटा मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि लिम्फॉइड ऑर्गन कौन होते हैं। तो लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन है जहाँ पे लिम्फोसाइट्स, जहाँ पे लिम्फोसाइट्स का बर्थ होता है, जहाँ पे इनका बर्थ होता है। बर्थ का मतलब आप प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो जहाँ पे प्रोडक्शन होता है लिम्फोसाइट का, उनका मैचुरेशन होता है, उनका मैचुरेशन होता है और डिफरेंशिएशन होता है, और डिफरेंशिएशन होता है। उन ऑर्गन्स को बेटा हम लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। अब लिम्फॉइड ऑर्गन की भी दो कैटेगरी हैं बेटा। लिम्फॉइड ऑर्गन की भी दो कैटेगरीज हैं। अब वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली कैटेगरी जो हमें लिम्फॉइड ऑर्गन की पढ़नी है वो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन, वो है प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन। और दूसरे होते हैं जिन्हें कहा जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन। ठीक है जी। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो होते हैं बेटा,
और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखिए इन दोनों में डिफरेंस ये है बेटा कि जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं वहाँ पे प्रोडक्शन होता है, वहाँ पे प्रोडक्शन होता है और मैचुरेशन होता है। किसका? लिम्फोसाइट्स का। तो वो ऑर्गन जहाँ पे लिम्फोसाइट पैदा होती हो, बर्थ होता हो, उनका प्रोडक्शन होता हो और साथ में उनका बेटा मैचुरेशन होता हो, उन ऑर्गन को हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहते हैं। तो एक बार वो लिम्फोसाइट्स बन जाएं, मैच्योर हो जाएं, मैच्योर होने के बाद में वो लिम्फोसाइट बेटा बेसिकली माइग्रेट कर जाती हैं, वो माइग्रेट कर जाती हैं या वो भेज दी जाती हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है बेटा, इन्हीं लिम्फोसाइट्स का जो मैच्योर होकर प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन से सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर आई हैं, उन्हीं लिम्फोसाइट का बेसिकली क्या किया जाता है बेटा, उनका प्रोलिफरेशन एंड डिफरेंशिएशन किया जाएगा बेटा। इन लिम्फोसाइट का क्या किया जाएगा बेटा, प्रोलिफरेशन, इनको प्रोलिफरेट किया जाता है और डिफरेंशिएशन किया जाएगा। ये डिफरेंशिएट करेंगी और अपने सब टाइप को बनाएंगी। तो जहाँ पे भी प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता हो क्या लिम्फोसाइट्स का, उन ऑर्गन को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन बेटा, उन्हें हम सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन कहेंगे। तो अब प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में कौन होते हैं? तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के अंदर बेटा हमारे दो पार्ट हैं जो कि हमें पढ़ने हैं। सबसे पहला पार्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो है बोन मैरो, वो है बोन मैरो, बोन मैरो। और दूसरा पार्ट है बेटा जिसे हम यहाँ पे पढ़ेंगे, उसका नाम है थाइमस। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि जो बोन मैरो होता है बेटा, जो बोन मैरो होता है, एक्चुअल में ये एक हॉलो स्पेस है। कहाँ पे? जो हमारी बोन्स होती हैं उन बोन्स के बीचों बीच एक हॉलो स्पेस होता है और वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं कुछ सेल्स जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। क्यों? क्योंकि वो बनाती हैं हमारी बॉडी की सारी ब्लड कंपोनेंट्स को। मतलब हमारी ब्लड में जितने भी कंपोनेंट हैं, आइदर इट वुड बी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, और डब्ल्यूबीसी में भी किसी तरीके की सेल, चाहे ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में ईओसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, और ए ग्रेनुलोसाइट में मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल या लिम्फोसाइट्स को, बी लिम्फोसाइट या टी लिम्फोसाइट, इन सब को बनाने का जो क्रेडिट है वो बेटा बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट एक सेल होती है जिसे मैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल कह रहा हूँ, वो बनाती है। तो इस बोन मैरो में जितनी भी सेल्स हैं, चाहे बी, हम लोग मेनली जो फोकस करके बात करेंगे वो बी और टी लिम्फोसाइट्स की करेंगे, लेकिन आपको याद ये रखना है नॉलेज के तौर पे कि हमारे सारी ब्लड कंपोनेंट यहीं पे बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं। तो बोन मैरो के अंदर हमारी क्या प्रेजेंट है बेटा? हमारे यहाँ पे प्रेजेंट है हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स। और ये जो स्टेम सेल हैं जिन्हें मैं हीमोपोइटिक स्टेम सेल कह रहा हूँ, ये ही क्या कर सकती हैं? फॉर्म कर सकती हैं बेटा ऑल ब्लड कंपोनेंट्स को। जितने भी ब्लड के कंपोनेंट्स हैं उनको ये फॉर्म कर सकती हैं। मतलब कहने का ये है कि चाहे वो बी लिम्फोसाइट क्यों ना हो, चाहे वो टी लिम्फोसाइट क्यों ना हो, दोनों में से कोई भी हो, इन दोनों ही सेल का जो बर्थ है, इन दोनों ही सेल का जो बर्थ है वो हमारे बोन मैरो में होता है बेटा। ये बोन मैरो क्या करता है? इनके पास में वो सेल्स हैं जो सारी ब्लड की सेल्स को बनाने में कैपेबल हैं और वहाँ पे ही बी एंड टी लिम्फोसाइट का बर्थ होगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे जब एक बार बर्थ हो जाता है, यहाँ पे जब बर्थ हो जाता है तो ये जो बी लिम्फोसाइट है इनका तो मैचुरेशन
इनका तो मैचुरेशन बोन मैरो में ही होगा, इनका तो मैचुरेशन बोन मैरो में ही होगा। लेकिन ये जो टी लिम्फोसाइट हैं, ये टी लिम्फोसाइट बेसिकली क्या करती हैं, ये बेसिकली माइग्रेट कर जाती हैं थाइमस में। मतलब टी लिम्फोसाइट बनेंगी कहाँ पे, बोन मैरो में बनेंगी, और बनने के बाद में, प्रोडक्शन होने के बाद में इनको कहाँ भेज दिया जाएगा, इनको भेज दिया जाएगा थाइमस के अंदर। अब थाइमस क्या होता है, तो आओ थाइमस की बात कर लेते हैं। तो बेटा थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन होता है, थाइमस एक लोब्ड ऑर्गन होता है जो हमारे चेस्ट या ब्रेस्ट बोन आप कहिए, स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है, नियर द हार्ट प्रेजेंट होता है। तो ये एक लोब्ड ऑर्गन है। इसकी लोकेशन क्या होती है, तो इसकी लोकेशन है बेटा नियर हार्ट, नियर हार्ट, बीनीथ ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन के नीचे ये प्रेजेंट होगा। उसके अलावा बेटा जब हम लोग पैदा होते हैं, ठीक है, हमारा जब बर्थ होता है, तो उस टाइम पे इस थाइमस का जो साइज होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। मतलब ठीक ठाक साइज होता है, काफ़ी नहीं कह सकते, बड़ा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम मैच्योर होना शुरू करते हैं और प्यूबर्टी अटेन करते हैं, तो इसका साइज एज के साथ साथ रिड्यूस होता चला जाता है। मतलब बर्थ हुआ था तो इसका साइज बड़ा था, लेकिन प्यूबर्टी होते होते इसका साइज रिड्यूस हो गया। तो ये एक ऐसा ऑर्गन है जो उल्टी ग्रोथ करता है। मतलब जैसे हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं कि जब हम लोग पैदा होते हैं और जब हमारा जो ग्रोथ होनी शुरू होती है, तो जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती है ऐसे ऐसे ऑर्गन का साइज भी या उस पार्ट का साइज भी इंक्रीज होता है। लेकिन थाइमस इकलौता ऐसा ऑर्गन है जो बर्थ के टाइम पे बड़ा होता है, लेकिन जब हम लोग बड़े हो जाते हैं तो छोटा हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो इसे हम लोग रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ कहते हैं। मतलब एज के साथ साथ साइज का रिड्यूस होना रेट्रोग्रेसिव ग्रोथ कहलाता है। ठीक है जी। तो यहाँ पे थाइमस जो है इसका साइज रिड्यूस होता है। अब थाइमस का काम क्या होता है, तो थाइमस आप मान के चलिए एक तो टी लिम्फोसाइट के लिए मैचुरेशन साइट है। मतलब टी लिम्फोसाइट का जो मैचुरेशन होगा वो इस थाइमस के अंदर होगा। दूसरा काम यहाँ पे होता है बेटा क्या, दूसरा काम यहाँ पे, इसको आप एक तरीके से कहिए कि ये ट्रेनिंग सेंटर भी है बेटा। मतलब किसका ट्रेनिंग सेंटर है, तो जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं उन टी लिम्फोसाइट को सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में डिफ्रेंशिएट करना जो सीखना पड़ेगा वो भी थाइमस के अंदर होता है। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसमें बेसिकली क्या होता है, इस थाइमस के अंदर क्या होता है, इन टी लिम्फोसाइट का मैचुरेशन किया जाता है। तो टी लिम्फोसाइट्स जो हमारी सेल्स हैं उनको मैचुरेशन अगर करना है तो बेटा ये कहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये थाइमस के अंदर करना होता है। कहाँ पे करना होगा, थाइमस के अंदर करना होगा। और साथ में इन टी लिम्फोसाइट को कि भाई ये हमारी सेल्फ सेल है या नॉन सेल्फ सेल है, इनके बीच में डिफरेंशिएट करना भी तो कोई सिखाएगा। तो ये बेसिकली हमारे थाइमस में ही होता है। मतलब आप थाइमस को कह सकते हो कि थाइमस ट्रेनिंग सेंटर भी है। थाइमस क्या है, ट्रेनिंग सेंटर भी है बेटा। किसका ट्रेनिंग सेंटर, आप कह सकते हो टी लिम्फोसाइट का ट्रेनिंग सेंटर है। मतलब अगर मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूँ तो कंक्लूजन कुछ ऐसा निकलेगा कि बेटा ध्यान से समझिएगा, अगर मैं बी लिम्फोसाइट की बात करता हूँ तो बी लिम्फोसाइट का बर्थ कहाँ हुआ, इनका बर्थ हुआ बोन मैरो में, इनका बर्थ हुआ बोन मैरो में। और इनका जो मैचुरेशन था वो भी कहाँ पे हुआ बेटा, वो भी हुआ बोन मैरो में। ठीक है, बोन मैरो में। लेकिन अगर मैं बात करूँ टी लिम्फोसाइट की, अगर मैं बात करूँ टी लिम्फोसाइट की, तो बेटा इन टी लिम्फोसाइट का बर्थ कहाँ पे हुआ, तो मैंने बताया था सारी ब्लड सेल्स बोन मैरो में ही बनेंगी। लेकिन इनका जो मैचुरेशन होगा
वो कहाँ पे होगा बेटा, वो होगा थाइमस में, वो होगा थाइमस में। तो आप एक चीज़ समझिएगा कि जो बी लिम्फोसाइट हैं उनको जो टर्म बी मिला हुआ है, तो बी का मतलब बोन मैरो नहीं है, हालांकि ऐसे याद कर सकते हो कि बी लिम्फोसाइट बने बोन मैरो में, मैच्योर बोन मैरो में, तो बी। टी लिम्फोसाइट बने कहाँ पे, बने ये बोन मैरो में लेकिन मैच्योर थाइमस में होते टी। लेकिन बी टर्म यहाँ पे आया है बर्सा से, मतलब हमारे अंदर डिस्कवर होने से पहले ये चीज़ बर्ड्स के अंदर डिस्कवर हो गई थी। तो बर्ड्स में एक्चुअल में जो ये बी लिम्फोसाइट्स होते हैं, ये उनके क्लोएका के पास में एक रीजन होता है बर्सा, उस बर्सा में ये बनते हैं। तो उसकी वजह से बर्सा रीजन में बर्ड्स के अंदर बी लिम्फोसाइट बनने के कारण उन्हें नाम दिया गया बर्सा ऑफ फेब्रिशियस। एक्चुअल में जो फेब्रिशियस थे वो फेब्रिशियस साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ को वहाँ पे फाइंड आउट किया था, उन्होंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया था। ठीक है जी। तो बी टर्म बर्सा से आया है, टी का मतलब थाइमस आप समझ सकते हो, या थ्रोन कह लीजिए, ट्रेनिंग सेंटर कह लीजिए, टी हमारा ये काम करता है बेटा। तो अब एक चीज़ और सुनिएगा, अब एक बात और सुनिएगा। वो बात कुछ ऐसी है कि जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं वो जब ट्रेन हो रहे होते हैं, जब उनका मैचुरेशन हमारे अंदर हो रहा होता है, उस टाइम पे बेसिकली क्या किया जाता है बेटा, उनको सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफरेंशिएट करना सिखाया जाता है। तो मतलब उन्हें बताया जाता है कि भाई ये सेल्फ सेल हैं, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना है, ये नॉन सेल्फ है, इसे ऐसे डिस्ट्रॉय करना है। और अगर कोई ऐसी सेल जो सेल्फ सेल के लिए ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही होती है, तो उसको क्या किया जाता है बेटा, रिकॉग्नाइज किया जाता है। और उसको पहले तो एक मौका दिया जाता है कि भाई तुम ऐसा है कि तुम अपनी सेल को डिस्ट्रॉय कर रही हो, तो ऐसा करो, अपने रिसेप्टर को बदल लो। और रिसेप्टर अगर बदलने के बाद भी वो सेल नहीं अपनी आदत से बाज आती है कि भाई फिर भी वो सेल्फ सेल के लिए एक्शन ले रही है या रिएक्शन शो कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसी सेल्स को ख़त्म कर दिया जाता है, उनकी प्रोग्राम सेल डेथ कर दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें थाइमस के अंदर चल रही होती हैं। तो थाइमस में मैचुरेशन होने के बाद, मतलब आप ये समझ लीजिए, पैदा हुए कहाँ पे, बोन मैरो में। पैदा कहाँ पे हुए, बोन मैरो में। ट्रेनिंग कहाँ पे हो गई, थाइमस में। अब बैटल फील्ड भी तो आना है, मतलब आप इनको ऐसे कंपेयर करिए कि ये हमारे आर्मी पर्सन है, ये हमारे फौजी हैं। मतलब जब रिक्रूटमेंट होती है आर्मी की, तो उसमें क्या किया जाता है, जो नए नए बच्चे होते हैं उनको रिक्रूट किया जाता है। तो रिक्रूट करने के बाद में उनको ट्रेन किया जाता है, उनको सारी स्पेशल वॉर एंड टैक्टिक्स जो भी सारी चीज़ें हैं उनको सब सिखाई जाती हैं। और उसके बाद में जब वो तैयार हो जाते हैं, अगर उन्हें मौका मिलता है तो वो जाते हैं और बैटल फील्ड में जो उन्होंने सीखा तो उस चीज़ का लोहा मनवाते हैं। तो उसी तरीके से जो टी लिम्फोसाइट्स थे पैदा बोन मैरो में हुए, ट्रेंड थाइमस में हुए, अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में वो चले जाएंगे। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन जो हैं वो एक्चुअल में बैटल फील्ड हैं। बैटल फील्ड मतलब वो जगह जहाँ पे टी लिम्फोसाइट अपना हुनर दिखाएंगे और एंटीजन्स को या किसी नॉन सेल्फ मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करना शुरू करते हैं। मतलब जहाँ पे उनका एक्चुअल इनकाउंटर होगा, जहाँ पे उनको जिस काम के लिए पैदा किया गया था उस काम को वो करेंगे हमारे अंदर। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की बेटा। ठीक है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। और मैंने आपको बताया था कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो होते हैं जहाँ पे प्रोलिफरेशन और डिफरेंशिएशन होता है लिम्फोसाइट का। और यहाँ पे लिम्फोसाइट पहले डिफरेंशिएट और या प्रोलिफरेट तो बाद में करेंगे, पहले वो पहुँचे तो पहुँचेंगे कहाँ से, बनेंगे कहाँ पे, बोन मैरो में ट्रेनिंग होगी कहाँ, थाइमस में। और थाइमस में आने के बाद वो माइग्रेट हो जाएंगे कहाँ पे, मैंने लिखा भी हुआ देखिए, माइग्रेट हो जाते हैं कहाँ पे, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में। अब सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, तो बेटा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में हमें पढ़ना है सबसे पहले स्प्लीन। सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा स्प्लीन की। दूसरे नंबर पे हम लोग बात करेंगे लिम्फ नोड की, लिम्फ नोड की। तीसरे नंबर पे बेटा हम बात करेंगे टॉन्सिल्स की। चौथे नंबर पे हम बात करेंगे बेटा पेयर्स पैचेस की, पेयर्स पैचेस की। एंड सबसे लास्ट नंबर पे जो हम बात करने वाले हैं वो होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, इसकी। तो ये 5 हैं जिनकी हम लोग फाइनली बात करेंगे बेटा।
बेटा अब हम लोग बात कर लेते हैं सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन की। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन, अब जान लेते हैं कि सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं बेटा। तो सबसे पहले आप एक चीज़ समझिएगा सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के बारे में। मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन वो थे जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा था और मैचुरेशन हो रहा था लिम्फोसाइट का। एक बार इनका प्रोडक्शन और मैचुरेशन हो जाए तो इनको भेज दिया जाता है सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में, और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में यहाँ पे जाके ये क्या करते हैं, तो ये एनकाउंटर करते हैं एंटीजन्स को और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो यहाँ पे वो जब उनसे एनकाउंटर करते हैं तो एनकाउंटर करते वक्त ये अपने आप को प्रोलिफरेट भी कर सकते हैं, मतलब डिवाइड कर सकते हैं, और साथ साथ में बेटा वो अपने सब टाइप को बना सकते हैं। सब टाइप बनाने को ही डिफरेंशिएशन कहा गया है। मतलब कहने का ये है कि जैसे कोई टी लिम्फोसाइट है तो टी लिम्फोसाइट या टी सेल तो एक सेल है, लेकिन ये डिफरेंशिएट करके टी साइटोटॉक्सिक भी बन सकती है, टी हेल्पर भी बन सकती है, ये टी सप्रेसर भी बन सकती है, ये टी मेमोरी भी बन सकती है। तो ये डिफरेंशिएट करके इन्होंने अपने सब टाइप को बनाया। तो यहाँ पे जो सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है, सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में जो सबसे पहला ऑर्गन मैं आपको बताने वाला हूँ वो है बेटा स्प्लीन। स्प्लीन एक बीन शेप्ड ग्रेइश कलर का ऑर्गन है जो हमारे एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है, और इसको बेसिकली बोला गया है कि ये जो स्प्लीन है ये ब्लड का फिल्टर होता है। ठीक है, इसका काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करने का काम है। अब ब्लड को फिल्टर ये किस तरीके से करता है, तो इस बात को आप ऐसे समझिएगा कि भाई जितनी भी हमारी आर्टरीज़ और वेन्स हैं, जैसे ये बेटा बीन शेप्ड का स्प्लीन है, अब इस स्प्लीन से ये ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज़ हैं, वेन्स हैं, वो इसके थ्रू यहाँ अंदर से पास हो रही हैं। इसको अंदर और सब डिवाइड कर देते हैं, तो इस तरीके से ये अंदर से डिवाइड हो रही है और इसका सब डिवीज़न हो रहा है ऐसे करके, और सब डिवीज़न होके यहाँ से ये फिर से एक कंप्लीट बड़ी जो है वेन या आर्टरी बन के जा रही है, ऐसे करके यहाँ से पास हो रही है। तो सपोज़ अगर हमारे ब्लड में कोई एंटीजन होता है, एंटीजन मतलब कोई पैथोजन जो हमारे ब्लड में एंटर कर चुका है, अब ये एंटीजन क्या करता है, ये ब्लड के थ्रू ट्रैवल करके अलग अलग ऑर्गन्स में पहुंचना चाहता है। अब यहाँ पे ये है स्प्लीन। अब स्प्लीन के अंदर क्या हुआ है मैंने आपको बताया, ये जो टी सेल्स हैं और जो हमारी लिम्फोसाइट्स हैं वो यहाँ पे पहुँची हुई हैं, पहले से ही इनको मैच्योर करा दिया गया है और ये तैयार बैठी हुई हैं कि कब कोई एंटीजन आए और हम कब उसे डिस्ट्रॉय करें। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एंटीजन पहुँच जाता है अंदर पहुँच जाता है। तो ये टी लिम्फोसाइट बेसिकली क्या करती है, इन एंटीजन्स को जो हमारे ब्लड में आए थे और बॉडी के अंदर ये ब्लड के थ्रू सर्कुलेट होना चाहते थे, ये क्या करते हैं, ये उन्हें बेटा डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हमारे ब्लड के अंदर अगर कोई इन्फेक्शियस एजेंट आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करके यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो वो एंटीजन फ्री होगा, मतलब उसके अंदर एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता। तो देखिए इसने क्या किया, एंटीजन्स को ख़त्म कर दिया, तो मतलब फिल्ट्रेशन कर दिया ब्लड का। इसलिए मैंने कहा कि इनका मेन काम है ब्लड को फिल्टर करना, और दूसरा इन्हें ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। स्प्लीन को हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी इसलिए भी कहा जाता है बेटा क्योंकि जो आरबीसीज हैं, जो रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स हैं, उन रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स का जो नॉर्मल लाइफ स्पैन है उसको कंप्लीट होने के बाद में
वो भी यहाँ पे लाके उन माइग्रेट करती हैं और यहाँ पे लाके उन्हें डिस्ट्रॉय किया जाता है। तो इसीलिए इसे ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी हम कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला लिम्फोइड ऑर्गन मैंने आपको स्प्लीन बताया, इसी तरीके से स्प्लीन जैसा ही काम करने में, मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि स्प्लीन जैसा वर्क करने में, जैसे स्प्लीन की फंक्शन है सेम टू सेम वही फंक्शन है, बस साइज का डिफरेंस है और नंबर का डिफरेंस है और लोकेशन का डिफरेंस है। मतलब स्प्लीन हमारे अंदर केवल इकलौता है जो एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है। अब इसी जैसे बहुत सारे छोटे छोटे लिम्फ नोड्स, न्यूमरस, बहुत सारे नंबर्स में बॉडी की अलग अलग लोकेशन पे प्रेजेंट होते हैं। अब उसमें से जो हमारा सबसे ज़्यादा न्यूमरस नंबर में कहूँ कि कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, तो बेटा हमारे जो ग्रोइन रीजन है, आर्मपिट, मतलब आर्मपिट वाला रीजन एंड थाईपिट वाला रीजन, इन दोनों रीजन में ये लिम्फ नोड जो फंक्शनली बिल्कुल स्प्लीन जैसे हैं प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं कि बेटा स्प्लीन के जैसा फंक्शन करने वाला जो हमारा लिम्फ नोड है वो कैसे फंक्शन करेगा। तो लिम्फ नोड भी क्या करते हैं, इनका काम भी ब्लड को फिल्टर करने का है, ब्लड को फिल्टर करने का काम है इनका भी। ठीक है जी, ब्लड को फिल्टर करते हैं ये लिम्फ नोड बेटा। अब ये कैसे करते हैं, तो मैंने आपको बताया ये रिच होते हैं, ये रिच होते हैं किसके अंदर बेटा, हमारे ग्रोइन रीजन में, ग्रोइन रीजन में, या आप कह सकते हैं थाई पिट में, थाई पिट में या आर्म पिट में, इस रीजन में ये बहुत रिच होते हैं बेटा। ठीक है, इनका भी काम क्या होता है कि भाई जैसे सपोज़ ये छोटे छोटे से लिम्फ नोड हैं और इनके थ्रू ब्लड वेसल ऐसे पास होके जा रही है, तो इनके अंदर भी पहले से ही प्रिपेयर्ड रहते हैं टी सेल्स या टी लिम्फोसाइट, यहाँ पे तैयार बैठे हुए हैं। तो सपोज़ यहाँ पे क्या हुआ, ये एंटीजन है, ये एंटीजन यहाँ से पास हो रहा है, पास हो रहा है, तो ये टी लिम्फोसाइट बेसिकली क्या करेंगे, इस एंटीजन को पकड़ेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, पकड़ेंगे और डिस्ट्रॉय कर देंगे, और यहाँ से जब ब्लड जाएगा तो उसमें एंटीजन नहीं होते। तो इसने भी सेम उसी तरीके से काम किया, बस नंबर बहुत सारे हैं, आपको इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। और इसका एक रीज़न भी मैं बताना चाहता हूँ कि ये हमारे आर्मपिट या थाईपिट में क्यों प्रेजेंट होते हैं। तो इसका रीज़न ये है कि बेटा जब भी हम गिरते हैं, मतलब जैसे सपोज़ करो चोट सबको लगती है, लाइफ में सबको लगी होगी, तो जब भी हम गिरते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपने आप को बचाने के लिए अपने हाथ या पैरों को आगे कर देते हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम चोट खाते हैं तो नीज़ पे खाते हैं या एल्बो पे खाते हैं सबसे ज़्यादा। तो ऐसी कंडीशन में जैसे स्किन एक बैरियर थी, अभी मैं जब आपको इनीट इम्यूनिटी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे एक फिज़िकल बैरियर पढ़ाऊंगा जिसमें मैं स्किन का नाम लूँगा। तो आप ये समझिए कि स्किन एक बैरियर था जो हमारी पूरी बॉडी को कवर कर रहा था। हम गिरे, स्किन ऊपर से रप्चर हो गई, टूट गई, इंजरी हो गई वहाँ पे। अब जहाँ पे इंजरी हुई है, जहाँ से स्किन रप्चर हुई है, वहाँ से पैथोजन एंटर कर सकता है, वहाँ से पैथोजन एंटर करेगा, और पैथोजन एंटर करके ब्लड के साथ में पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहता है। ब्लड के साथ में वो एंटीजन सर्कुलेट होके पूरी बॉडी में सर्कुलेट होना चाहता है। तो मैंने बताया जैसे सपोज़ करो मेरे हाथ में इस जगह पे चोट लगी, यहाँ से एंटीजन एंटर किया, अब वो ब्लड सर्कुलेशन से आ रहा है। मैंने बोला जो ब्लड वेसल आएगी वो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट हैं क्या, लिम्फ नोड, उनके थ्रू ऐसे पास होती हुई आ रही है। जैसे सपोज़ करो ये जो लिम्फ नोड मैंने आपके सामने बनाई हुई है, ये लिम्फ नोड, ऐसी बहुत सारी लिम्फ नोड मेरे यहाँ पे प्रेजेंट है। मैंने बताया हाथ में यहाँ पे चोट लगी है, तो यहाँ से एंटीजन या कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रोब या पैथोजन एंटर किया और आ रहा है मेरी बॉडी में। तो यहाँ पे आने, मतलब अब पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा वो, तो यहाँ पे ही जो मेरी लिम्फ नोड्स हैं वो उस एंटीजन को ट्रैप कर लेंगी, पकड़ लेंगी और डिस्ट्रॉय कर देंगी। सिमिलरली अगर पैर में चोट लगी है तो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आएगा पूरी बॉडी में, लेकिन वो ब्लड वेसल आएगी थाई के थ्रू ही तो होके, थाई पिट्स के थ्रू ही तो होके। वहाँ पे क्या होगा, ये लिम्फ नोड प्रेजेंट है, वो फिर से यही काम करेंगे, ट्रैप करो, किल करो, दैट्स इट, पकड़ो मारो, दो ही काम है इनके, और कुछ नहीं है। और किसको, एंटीजेंस को मारने का काम है, और किसी को इन्हें मारना नहीं है, केवल एंटीजेंस को या पैथोजेंस को पकड़ना इनका काम है।
मतलब आपने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व नहीं किया होगा, मैंने ऑब्ज़र्व किया है। जब हम कभी छोटे थे तो उस टाइम पे जब खेलते कूदते रहते थे तो जब चोट वोट ज़्यादा खा लेते थे, तो जब हमें चोट ज़्यादा लग जाती थी उस टाइम पे हमें ये समझ में नहीं आता था कि भाई पैर में चोट लगी है, लेकिन थाई पिट्स में यहाँ पे इस रीजन में थोड़ी स्वेलिंग आ रही है और पेन क्यों हो रहा है। तो उसका रीज़न ये था बेटा कि जो एक्चुअल में वहाँ पे जहाँ पे हमने चोट खाई थी पैर में, वहाँ से वो एंटीजन आ रहा था या पैथोजन एंटर कर रहा था और वो बहुत ज़्यादा नंबर में था। तो हमारी जो लिम्फ नोड थी, जैसे ये लिम्फ नोड है, इसके अंदर हमारी बहुत सारी लिम्फोसाइट प्रेजेंट थी और चोट ज़्यादा लगी तो उस कारण क्या हुआ, उनका एंटीजन्स का जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा हाई है। तो जितने ज़्यादा एंटीजन होंगे उतने हमें फाइट करने के लिए एटलीस्ट उतने ही नंबर में लिम्फोसाइट्स भी चाहिए। अब लिम्फोसाइट ज़्यादा नंबर में चाहिए तो यहाँ पे एंटीजन भी आ गए हैं, लिम्फोसाइट भी आ गए हैं और भी लिम्फोसाइट्स को यहाँ पे बुला लिया गया है। अब इनके बीच में बैटल होनी है, तो ऑब्वियसली बात है कि ज़्यादा लिम्फोसाइट्स को एकोमोडेट करने के लिए लिम्फ नोड को भी थोड़ा सा हल्का सा साइज में स्वेलअप होना पड़ेगा या बड़ा होना पड़ेगा, तभी ज़्यादा लिम्फोसाइट इसमें एकोमोडेट हो पाएंगी, जिसकी वजह से लिम्फ नोड जो हैं वो हमारे स्वेल्ड अप हो जाते हैं। जब ज़्यादा चोट लग जाती है तो लिम्फ नोड में स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग इसीलिए आ रही है क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स को कॉल किया गया है, क्योंकि बैक्टीरियल या पैथोजेनिक लोड ज़्यादा है जिसे डिस्ट्रॉय करना है। तो अगर इन्हें मारना है, लड़ना ही है आपस में, तो जगह भी तो थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए थोड़ी साइज में बड़े हो जाते हैं, स्वेलअप हो जाते हैं और इसीलिए स्वेलिंग आती है लिम्फ नोड्स में बेटा। ठीक है, तो स्प्लीन जैसा ही फंक्शन लिम्फ नोड का है, बस अंतर है क्या, स्प्लीन एक जगह पे, लिम्फ नोड बहुत सारी जगह पे है। ठीक है, और दूसरा अंतर ये है कि नंबर्स लिम्फ नोड के कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा है। और इसी तरीके से जो हमारे टॉन्सिल्स होते हैं, टॉन्सिल्स आप ये समझ लीजिए लिम्फ नोड का थोड़ा बड़ा रूप जो यहाँ पे हमारे प्रेजेंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने के कारण हमारे टॉन्सिल्स भी स्वेलअप हो जाते हैं। देखे ना आपने, जैसे मैंने अभी बताया था लिम्फ नोड स्वेलअप हो गए, ऐसे ही हमारे टॉन्सिल्स भी क्या हो जाते हैं, स्वेल्ड अप हो जाते हैं। तो स्वेल्ड अप इसलिए हो जाते हैं क्योंकि आप ज़्यादा इन्फेक्टेड हैं और वहाँ पे ज़्यादा एंटीजेंस हैं, उनको किल करने के लिए वहाँ उसके अंदर क्या हो रहा है, लिम्फोसाइट्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, इम्यून सेल्स बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं, जिसकी वजह से वो साइज में स्वेलअप हो गई हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो हमारे टॉन्सिल्स भी आप ये समझ लें कि जैसे लिम्फ नोड है ऐसे ही टॉन्सिल्स भी होते हैं। मतलब इनके लगभग जो वर्किंग जो फंक्शन है या इनका वर्किंग मेथडोलॉजी है वो लगभग बराबर ही है, इन तीनों की एक जैसे ही काम करते हैं, बस जगह अलग अलग हैं, नंबर इनके अलग अलग हैं, साइज अलग अलग हैं, बस ये समझ लें। लेकिन फंक्शन ये सब एक ही तरीके से कर रहे हैं, ट्रैप करके किल करने का काम है पैथोजन को बेटा। ठीक है, अब इसके अलावा हमारे अंदर एक होता है जिसे मैं कह रहा हूँ माल्ट। माल्ट हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा है। पहले माल्ट की मैं फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो माल्ट है बेटा म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू। म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू मतलब लिम्फॉइड वो टिश्यू जो लिम्फॉइड है और म्यूकोसा के साथ में एसोसिएटेड है। मतलब मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो टिश्यू जो लिम्फॉइड है, मतलब हमारे लिम्फॉइड ऑर्गन से एसोसिएटेड है, जिसके अंदर लिम्फोसाइट प्रेजेंट हैं, और वो लिम्फोसाइट्स कंटेनिंग टिश्यू प्रेजेंट है कहाँ पे, जहाँ जहाँ म्यूकोसा की लेयर है। अब म्यूकोसा कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, तो आप याद करें, आपने जब चैप्टर नंबर 16 पढ़ा था क्लास 11th में, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, तो वहाँ पे हिस्टोलॉजी पढ़ाई जाती है एलिमेंट्री कनाल की। तो जब हिस्टोलॉजी आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको एक पार्ट पढ़ना पड़ता है, मतलब वहाँ पे 4 लेयर होती हैं बेटा, सेरोसा, मस्कुलरिस, सबम्यूकोसा, म्यूकोसा। तो वहीं पे म्यूकोसा जो सबसे इंटरनल लाइनिंग है, जहाँ पे म्यूकस रिलीजिंग सेल्स होती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ बेसिकली। तो ये म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू हमारे अंदर सबसे ज़्यादा है, मतलब हर जगह ये प्रेजेंट है। लगभग 50% जो हमारा
सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन है उसको माल्ट कवर करता है। मतलब हमारे लिम्फॉइड सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू में 50% जो पार्ट है उसको माल्ट कवर करता है। क्यों? क्योंकि ये हर जगह प्रेजेंट है। ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ये हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ये हमारे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, ये हमारे यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर प्रेजेंट है। मतलब हर जगह ये प्रेजेंट है बेटा, हर जगह ये माल्ट प्रेजेंट है। मतलब कहने का ये है कि सपोज़ करो जैसे हमारे, मैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात कर लेता हूँ। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में जैसे कि ये स्टमक है, ठीक है, और यहाँ पे ये इंटेस्टाइन है। तो इंटेस्टाइन में और इवन थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे यहाँ पे जैसे ये एक माल्ट लगा हुआ है, यहाँ माल्ट लगा हुआ है, इस तरीके से इंटेस्टाइन में माल्ट लगा हुआ है। हालांकि इंटेस्टाइन में जो माल्ट प्रेजेंट होता है उसी को हम पेयर पैचेस भी कह देते हैं, उसी को हम पेयर पैचेस भी कह देते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई एंटीजन फॉर एग्जांपल यहाँ पे आने की कोशिश करे तो उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये जो माल्ट है इसको अगर मैं बड़ा करके बनाऊं तो इसके अंदर हमारी लिम्फोसाइट्स हैं जो ट्रैप करेंगी, उसको एनगल्फ करेंगी या डिस्ट्रॉय कर देंगी, ये काम होता है। इसी तरीके से यहाँ से जब फूड हमारे इंटेस्टाइन में पहुँचेगा और अगर उसमें कोई एंटीजन है तो उन्हें डिस्ट्रॉय करने का काम जो हमारे इंटेस्टाइन में एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू है, जिसे मैं पेयर्स पैचेस कह रहा हूँ, वो पेयर पैचेस करेंगे बेटा। वही पेयर्स पैचेस बेसिकली इसे डिस्ट्रॉय करने का काम करेंगे। इसी तरीके से बेटा हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो प्रेजेंट लिम्फॉइड टिश्यू हैं, जो प्रेजेंट लिम्फॉइड टिश्यू हैं, जैसे लिम्फॉइड टिश्यू मैं बना रहा हूँ, यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं, ठीक है। ये लिम्फॉइड टिश्यूज़ मैंने बना दिए जिन्हें मैं माल्ट कह रहा हूँ, ये माल्ट है, ठीक है। ये माल्ट है जो यहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, ये सारे माल्ट हैं जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ठीक है। और अगर कोई भी एंटीजन आता है किसके थ्रू आ जाए, अगर वो आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, अगर वो आता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो क्या करेगा बेटा, वो उसे डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय करेगा। क्योंकि इन माल्ट में, ये हमारे माल्ट हैं, ये हमारे माल्ट हैं जो डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि इनके अंदर लिम्फोसाइट्स हैं। ये वो टिश्यूज़ हैं जिनमें लिम्फोसाइट बहुत रिचली प्रेजेंट है, आप ऐसे समझिएगा। तो यहाँ पे ये होते हैं हमारे म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू बेटा, दीज आर नोन एज माल्ट। अब हम आगे की बात कर लेते हैं। आगे की बात कुछ ऐसी है बेटा, आगे की बात कुछ ऐसी है कि हमने क्या किया हुआ है, अपनी इम्यूनिटी को भी कैटेगराइज किया हुआ है दो कैटेगरी में। हमने अपनी इम्यूनिटी को दो कैटेगरीज में बांटा हुआ है। वो कैटेगरी कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा इस बात को। सबसे पहले मैं इम्यूनिटी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सबसे पहली इम्यूनिटी है जिसे मैं कह रहा हूँ इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूँ इनेट इम्यूनिटी। सबसे पहले मैं नाम दे रहा हूँ इनेट इम्यूनिटी, इनेट इम्यूनिटी। और दूसरी वाली होती है जिसे मैं कह रहा हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसे मैं कह रहा हूँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इस बात को आप जानिएगा और समझिएगा क्या होता है डिफरेंस। देखिए, इनेट इम्यूनिटी बेटा हमारे अंदर सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है, सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है। इनेट इम्यूनिटी हमारे अंदर सिंस बर्थ प्रेजेंट होती है। और एक्वायर्ड इम्यूनिटी हम लोग बेटा एक्वायर करते हैं आफ्टर बर्थ, ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम, ठीक है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम लोग एक्वायर करते हैं ड्यूरिंग लाइफ टाइम, ड्यूरिंग लाइफ टाइम बेटा। मतलब हम अपने लाइफ के स्पैन में एक्वायर्ड इम्यूनिटी को धीरे धीरे डेवलप करते हैं। अब ये जो इनेट इम्यूनिटी होती है ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है,
सॉरी, पैथोजन नॉन स्पेसिफिक होती है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक होती है कि स्पेसिफिक पैथोजन को स्पेसिफिक ट्रीटमेंट देने का ये काम करती हैं, है ना, स्पेसिफिसिटी उनके पास होती है। तो यहाँ पे इसे मैं कह रहा हूँ कि ये पैथोजन या एंटीजन नॉन स्पेसिफिक होती है, इसके लिए सभी एक जैसे हैं, ठीक है, और ये डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाती अपनी और बाहर की सेल में। कैसे नहीं कर पाती, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको। तो सबसे पहले मैं आपके सामने बता रहा हूँ कि इनेट इम्यूनिटी को हमने क्या किया हुआ है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं इसे, क्योंकि बेटा ये एंटीजन्स की या पैथोजन्स की एंट्री को रिस्ट्रिक्ट करता है हमारी बॉडी के अंदर। इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, इसे हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, ठीक है जी, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं। और यहाँ पे बेटा 4 टाइप के बैरियर होते हैं, 4 टाइप के बैरियर्स होते हैं जो हमें सिंस बर्थ मिले हुए हैं। अब वो 4 टाइप के बैरियर कौन कौन से हैं, तो बेटा उस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फिज़िकल बैरियर्स की। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ फिज़िकल बैरियर की बेटा, फिज़िकल बैरियर की। देखिए जो फिज़िकल बैरियर्स हैं ये कौन है, हमारे चारों तरफ कवर करने वाली स्किन और हमारे म्यूकस कोटिंग, जो किसी भी पैथोजन को हमारी बॉडी में नहीं घुसने देती। तो म्यूकस कोटिंग, अब म्यूकस कोटिंग हमारी बॉडी में 3 जगह हो सकती है बेटा। म्यूकस कोटिंग हमारे अंदर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो सबसे पहली जगह जहाँ पे ये प्रेजेंट होती है वो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बेटा, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जहाँ पे म्यूकस सेल्स प्रेजेंट हैं। दूसरा है बेटा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। और तीसरा है जिसे मैं कह रहा हूँ यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है जी, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट, यूरिनोजेनाइटल ट्रैक्ट। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, दोनों ने कंबाइंडली मिलके इन दोनों ने बेटा इनहिबिट किया या प्रिवेंट किया किसको, एंट्री को, प्रिवेंट किया एंट्री को किसकी, पैथोजन की। कहाँ पे बेटा, बॉडी के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर पैथोजन की एंट्री को प्रिवेंट करने का काम फिजिकल बैरियर्स का था। अब दूसरे नंबर पे आते हैं हमारे बेटा जिन्हें मैं कह रहा हूँ फिजियोलॉजिकल बैरियर, जिन्हें मैं कह रहा हूँ फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब ये जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होते हैं ये क्या करते हैं, अगर हमारी बॉडी में वो पैथोजन एंटर हो गया है तो अब उसको डिस्ट्रॉय करना है, तो डिस्ट्रॉय करने का काम ये फिजियोलॉजिकल बैरियर करते हैं। कैसे डिस्ट्रॉय करते हैं, तो जैसे सबसे पहले बेटा हमारा फिजियोलॉजिकल बैरियर है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैं कह रहा हूँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे स्टमक के अंदर प्रेजेंट है। तो स्टमक के अंदर ये जो HCl है, अगर हमारे फूड में कोई पैथोजन प्रेजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, क्योंकि इसका बहुत लो pH है, बहुत लो pH है। उसके अलावा बेटा हमारे जो सलाइवा है माउथ में, सलाइवा है माउथ के अंदर, इसमें बेटा बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन होती हैं हमारे सलाइवा में। तो ये एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन क्या कर सकती हैं, अगर हमारे फूड में हमने किसी पैथोजन को खा लिया है तो उस कंडीशन में उसे डिस्ट्रॉय करने के लिए इस सलाइवा में ये जो प्रेजेंट एंटीबैक्टीरियल प्रोटीन है ये एक्शन लेंगे। और तीसरा है यहाँ पे जो एक प्रोटीन होती है, मतलब एंजाइम्स होते हैं, उन्हें मैं लाइजोजाइम कह रहा हूँ, कहीं कहीं पे जेड भी लगा देते हैं यहाँ पे, लाइजोजाइम। तो लाइजोजाइम हमारे टीयर्स में प्रेजेंट होते हैं, ये भी बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। और टीयर्स और सलाइवा दोनों के अंदर ये लाइजोजाइम हैं जो बेसिकली क्या करेंगे, डिस्ट्रॉय करते हैं पैथोजन को। तो दूसरा बैरियर हमारा हो गया फिजियोलॉजिकल बैरियर। अब तीसरे नंबर का बैरियर आ जाता है हमारे अंदर, जिन्हें मैं कह रहा हूँ बेटा सेलुलर बैरियर। मतलब यहाँ पे हम लोग सेल्स की बात करने वाले हैं, सेल्स की बात करने वाले हैं। तो कौन सी सेल्स की बात होनी है यहाँ पे, तो बात समझिएगा, जो हमारे अंदर पहले से ही सिंस बर्थ प्रेजेंट है। तो हमारे अंदर सबसे पहली सेल जो प्रेजेंट है, जिसका नाम आपको पढ़ना है, उन्हें हम लोग कहते हैं PMNL
न्यूट्रोफिल, PMNL न्यूट्रोफिल। अब PMNL का मतलब क्या है? इसका मतलब है बेटा पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट। अब इन्हें पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट क्यों कहा जाता है? क्योंकि न्यूट्रोफिल एक ऐसी सेल है बेटा, न्यूट्रोफिल ऐसी सेल है जिनका जो न्यूक्लियस होता है उस न्यूक्लियस के अंदर आपको 2 से लेके 7 लोब तक मिल सकते हैं, 2 से लेके 7 लोब्स तक मिल सकते हैं। मतलब 2 लोब भी होते हैं यहाँ पे, 3 लोब भी हो सकते हैं, 4 लोब भी, 5 लोब भी, 7 लोब तक हो सकते हैं। तो वो ल्यूकोसाइट मतलब वो हमारी इम्यून सेल या वो WBCs, बेसिकली यहाँ पे न्यूट्रोफिल उस WBC का नाम है, वो तो वो ल्यूकोसाइट जिसके न्यूक्लियस की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म प्रेजेंट हो, जिसका न्यूक्लियस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में प्रेजेंट हो, उन्हें हम लोग PMNL न्यूट्रोफिल कह देते हैं। उन्हें हम पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कह देते हैं या PMNL न्यूट्रोफिल्स कह देते हैं। अब दूसरी जो सेल हमारे अंदर सेलुलर बैरियर के तौर पे प्रेजेंट है, उनको नाम दे रहा हूँ मैं बेटा मैक्रोफेज, मैक्रोफेज। और तीसरे नंबर पे जिन सेल्स को नाम मैं यहाँ पे दे रहा हूँ वो है हमारी नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल, नेचुरल किलर सेल। तो ये जो तीनों सेल्स हैं, ये मैक्रोफेज और NK सेल, ये तीनों की तीनों बेटा फैगोसिटिक नेचर की होती हैं। फैगोसिटिक का मतलब है कि ये सेल, ये एंटीजन इसको इनगल्फ करके डिस्ट्रॉय कर सकती हो। तो जो सेल फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस का मतलब है एनगल्फ करना, ठीक है, एनगल्फ करके उसे डिस्ट्रॉय करना, उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस कहते हैं। तो जो सेल फैगोसाइटिक हो, फैगोसाइटोसिस कर सकती हो, वो फैगोसिटिक नेचर की सेल है बेटा। अब हमारे लास्ट बैरियर होते हैं, लास्ट बैरियर होते हैं जिन्हें मैं कह रहा हूँ, जिन्हें मैं कह रहा हूँ साइटोकाइन बैरियर बेटा, जिन्हें मैं साइटोकाइन बैरियर कह रहा हूँ। तो साइटोकाइन बेसिकली वो मॉलिक्यूल है जो कोई भी इन्फेक्टेड सेल रिलीज़ करती है ताकि कोई नॉन इन्फेक्टेड सेल बच जाए। अब यहाँ पे एक स्पेशल साइटोकाइन का नाम दिया हुआ है आपकी बुक में, जिन्हें हम लोग इंटरफेरॉन कहते हैं। तो इंटरफेरॉन क्या होते हैं? तो जैसे कोई एक सेल है, ये एक सेल है जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है, जो वायरस से इन्फेक्ट हो चुकी है। अब इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने क्या किया है? इस इंटरफेरॉन को रिलीज़ किया है। इस इंटरफेरॉन से क्या करना चाहती है? ये प्रोटेक्ट करना चाहती है। इंटरफेरॉन को रिलीज़ करके ये क्या करना चाहती है? प्रोटेक्ट करना चाहती है किसी भी नॉन इन्फेक्टेड सेल को। तो किसी नॉन इन्फेक्टेड सेल को बचाने के लिए ये इस वायरस इन्फेक्टेड सेल ने इंटरफेरॉन को रिलीज़ किया। तो ये होते हैं हमारे साइटोकाइन बैरियर। तो ये 4 टाइप के फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर और साइटोकाइन 4 बैरियर हैं जो हमें इनेटली मिले हैं, सिंस बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट हैं बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे जिसे मैं कह रहा हूँ हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अब एक्वायर्ड इम्यूनिटी की कैटेगरी समझिएगा बेटा, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी समझिएगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी जिसे मैंने पैथोजन स्पेसिफिक कह रहा हूँ, इस इम्यूनिटी को मैं क्या कह रहा हूँ कि ये इम्यूनिटी पैथोजन स्पेसिफिक है। ये पैथोजन स्पेसिफिक होती है नेचर में, ये पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी है, ठीक है जी। और इसके पास में बेटा कुछ यूनिक फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से ये इनेट इम्यूनिटी से अलग होती है। अब वो यूनिक फीचर क्या है? सबसे पहला तो बेटा ये स्पेसिफिसिटी रखती है। स्पेसिफिसिटी रखने का मतलब क्या है कि ये एक्शन ले सकती है, ये एक्शन ले सकती है अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन्स, मतलब अलग अलग तरीके के एंटीजन्स के लिए ये एक्शन ले सकती है। और दूसरा, ये वास्ट डाइवर्सिटी के एंटीजन को पहचान के मारने में कैपेबल भी है। तो इसके पास डाइवर्सिटी भी होती है। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि ये डिस्ट्रॉय कर सकती है किसको? वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन्स, वास्ट वैरायटी ऑफ पैथोजन को ये
डिस्ट्रॉय करने में कैपेबल है। और तीसरा इसकी खास बात यह है कि बेटा ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती है खुद की और बाहर की सेल में। तो इट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ सेल, ये सेल्फ और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकती है बेटा, डिस्क्रिमिनेट कर सकती है, ठीक है, मतलब अंतर पता कर सकती है। जैसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी थी, वो इनेट इम्यूनिटी थी, इनेट इम्यूनिटी के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड था। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड कभी कभी क्या होता है अपने स्टमक की लाइनिंग को भी बर्न करता है, कभी कभी नहीं, वो तो डेली बेसिस पे रिप्लेनिश होती है। लेकिन जो लोग ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन करते हैं उन लोगों के अंदर क्या होता है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड उनके स्टमक की इंटरनल लाइनिंग को बर्न करके वहाँ पे अल्सर फॉर्म करवा देता है। तो वहाँ पे वो स्टमक की जो सेल थी वो खुद उस पर्सन की थी और HCl भी उसी का था। तो HCl को से बेसिकली डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए था, मतलब वहाँ पे उसको हार्म नहीं करनी चाहिए थी, उसको तो पहचान कर लेनी चाहिए थी कि भाई ये तो खुद की सेल है, इसको क्यों मैं जला रहा हूँ, लेकिन वो नहीं कर पा रहा। लेकिन ये सेल्स कर सकती हैं क्योंकि ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी का पार्ट है, ये पैथोजन स्पेसिफिक है, मतलब ये पहचानती हैं, पहले देखेंगी, मारेंगे नहीं डायरेक्टली, ठीक है, ये सबसे पहले पहचानेंगी कि भाई खुद की सेल है बाहर की सेल है, अगर खुद की सेल है तो उसे डिस्ट्रॉय नहीं करना, बाहर की है तो उसे तुरंत मार देना। तो ये डिस्क्रिमिनेट कर सकती हैं खुद की और बाहर की सेल में। और चौथे नंबर पे हमारी होती हैं जिसे मैं कह रहा हूँ मेमोरी। बेटा ये बिल्कुल यूनिक चीज़ है मेमोरी। आइए मेमोरी को जानते हैं कि मेमोरी कैसे जनरेट हो पाती है, ठीक है। मेमोरी को समझिएगा कि मेमोरी कैसे जनरेट होती है। मतलब सपोज़ ये एक पर्सन है, ये एक इंडिविजुअल है, ये एक इंडिविजुअल है, ठीक है, ये एक इंडिविजुअल है। अब यहाँ पे क्या होता है, कोई ये एक एंटीजन है या कोई भी डिजीज़ कॉजिंग एजेंट है जिसे मैं पैथोजन भी कह रहा हूँ, ठीक है जी। तो ये एंटीजन क्या होता है, पहली बार फर्स्ट टाइम इसके अंदर गया, किसके अंदर गया, किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर गया बेटा, किसी ह्यूमन की बॉडी के अंदर गया। तो जब ये किसी ह्यूमन की बॉडी में गया तो यहाँ पे जो प्रेजेंट इम्यून सिस्टम है, इम्यून सिस्टम जो है या इम्यून सेल्स जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगी, वो बेटा 3 स्टेप में यहाँ पे काम करेंगी। वो 3 स्टेप क्या हैं, सबसे पहला तो बेटा इसको पहचानेंगी, सबसे पहला काम क्या करेंगी, सबसे पहला तो इसे बेटा पहचानेंगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर पे बेटा इसे रिकॉग्नाइज करेंगी, पहचान करेंगी इसकी कि ये कौन है, ठीक है। रिकॉग्नाइज करने के बाद में इसके लिए रिस्पॉन्ड होगा, रिस्पॉन्ड कैसे करेंगी, इसे मार देंगी। और रिस्पॉन्ड करने के बाद तीसरे नंबर पे अच्छा क्या किया, रिकॉग्नाइज किया, पहचाना सबसे पहले, फिर उसको मार दिया, रिस्पॉन्ड कर दिया, और फिर उसके बाद में क्या किया, रिमेंबर कर दिया, मतलब याद रख लिया। तो ये सब काम करने में, जिसमें पहले पहचानो, फिर मारो, फिर याद रखो, इन सब काम को करने में जो इम्यून सिस्टम है इसको जो है बड़ा टाइम लग जाता है। तो मतलब पहली बार जब कोई एंटीजन आता है तो उस टाइम पे इट इज़ अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर फॉर आवर इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय दैट पैथोजन। मतलब हमारा इम्यून सिस्टम इतनी क्विकली एक्शन नहीं ले पाता, काफ़ी लो इंटेंसिटी का एक्शन होता है और टाइम टेकिंग होता है। मतलब मैं इसको आप ऐसे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे जब पहली बार इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, न्यूट्रलाइज कर दिया जाएगा, तो न्यूट्रलाइज करने में बेटा टाइम लगा, ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर था। और टाइम टेकिंग के साथ साथ बेटा ये थोड़ा सा लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स भी था, ये लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स भी था, ठीक है, लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स भी ये था। तो यहाँ पे क्या हुआ, खास बात क्या हुई इस सारी चीज़ में कि रिमेंबर करने के लिए इन्होंने मेमोरी सेल्स को बना लिया, रिमेंबर करने के लिए यहाँ पे मेमोरी सेल्स तैयार हो गई। अब ये मेमोरी सेल्स जानती हैं कि इस एंटीजन को कैसे ख़त्म करना है। मतलब कहने का ये है कि बेटा हमारी जो इम्यून सेल्स हैं, मतलब जैसे ये एंटीजन आया है तो इस एंटीजन के ऊपर जो डिटर्मिनेंट है, मतलब एंटीजन एक डिटर्मिनेंट कहते हैं, उस जगह पे उस इम्यून सेल के रिसेप्टर बाइंड करते हैं, उसे एपिटोप भी कह देते हैं। जो एंटीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है उसे एपिटोप भी कहते हैं। तो उस एपिटोप पे इम्यून सेल्स बेसिकली उनके ऊपर लगी जो एंटीबॉडीज़ हैं सेल सरफेस पे, वो उसे पकड़ती हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देती हैं। तो क्या होता है
जैसे अलग अलग ताले के लिए अलग अलग चाबी होती है, ऐसे ही अलग अलग पैथोजन के लिए अलग अलग तरीके के रिसेप्टर वाली इम्यून सेल्स चाहिए, अलग अलग एंटीबॉडी चाहिए होती हैं। मतलब एक एंटीबॉडी से आप हर तरीके के एंटीजन को नहीं मार सकते। तो जैसे कोई पैथोजन हमारी बॉडी में पहली बार आया तो उसकी जो एंटीजेनिक साइट थी उसको पहली बार पहचान कर ली जाएगी, और उसके एंटीजेनिक साइट से कॉम्प्लीमेंट्री बहुत सारी सेल्स बना ली गई, जिन्हें मैं मेमोरी सेल कर रहा हूँ, जो हमारे अंदर स्टोर्ड है। लेकिन इन सबको करने में बड़ा टाइम लगा, लो इंटेंसिटी का रिस्पॉन्स था, मतलब इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं कर पाए हम डिस्ट्रॉय, क्योंकि पहचाना, फिर उसके हिसाब से एंटीबॉडी बनाई, फिर उसे मारा। लेकिन इसी रेस्पॉन्स को हम लोग नाम दे देंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। लेकिन हम इसी चीज़ को नाम दे देंगे प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स, प्राइमरी इम्यून रेस्पॉन्स। अब क्या होता है, यही एंटीजन या पैथोजन अब दूसरी बार सेकेंड टाइम हमारे अंदर चला जाता है। अब मैंने अभी आपको बताया था कि अगर ये एंटीजन या पैथोजन दूसरी बार जाता है तो इसकी इन्फॉर्मेशन हमारे मेमोरी सेल्स के पास है कि पिछली बार जैसे मारा था अब की बार भी ऐसे ही मारूंगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? बोला सर आप तो बिल्कुल आवेश में आ रहे हो, मतलब इसी में ही अपनी रंजिश, बेटा टाइम भी बहुत ज़्यादा हो लिया, ठीक है। तो और मैं काफ़ी स्लीप डिप्राइव्ड हूँ उस टाइम पे। चलिए खैर, हालांकि मेरी किसी से कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है, कोई ग्रज नहीं है, मैं तो इसकी भावनाओं के साथ में मैं बह गया। मैंने सोचा मैं मेमोरी सेल हूँ, तो मैं मतलब इसलिए बोल पड़ा कि पिछली बार जिस तरीके से मारा था इस बार भी इसी तरीके से मारूंगा, ठीक है। मैं बिल्कुल भी, मेरा कोई दूसरा मतलब नहीं है, ठीक है। अब बात समझिएगा आप इसमें। तो यहाँ पे जो मेमोरी सेल हैं, इन मेमोरी सेल ने क्या किया, इन्होंने तुरंत इसको देखा, कहा कि अच्छा तुम तो वही हो जो पिछली बार कुट के गए थे, तुम्हारे बहन भाई तो हमने मार दिए, अब तुम भी आ गए, कोई बात नहीं, तुम्हारा काल भी नज़दीक है। तो ये मेमोरी सेल क्या करेंगी, इसको पकड़ के मार डालेंगे, और अब की बार जो रिस्पॉन्स होगा ये काफ़ी हाई इंटेंसिटी का होगा, ये काफ़ी हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होगा, मतलब बिल्कुल इंटेंस टाइप का, ठीक है। जैसे साउथ की पिक्चर में नहीं है, बिल्कुल हीरो आता है तो गाड़ी वाड़ी उड़ती है, इसी टाइप से अब की बार भी बड़ा हाईली इंटेंसिफाइड लड़ाई होगी, तलाक मतलब मार दो, बिल्कुल ख़त्म कर दिया तुरंत। हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होगा, और ये बहुत जल्दी हो जाएगा। मतलब पहली बार में जो टाइम टेकिंग था ना, इतना टाइम नहीं लगेगा। अब तो पता है कैसे मारना, पिछली बार जैसे मारा था हमारे पास तो पहले से ही तैयार है, मारो ख़त्म करो। तो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स होगा, और यहाँ पे इसी रिस्पॉन्स को, जो हाईली इंटेंसिफाइड रिस्पॉन्स है, इसके लिए एनामिनेस्टिक एक टर्म भी दिया गया है, एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स भी होगा, ठीक है। एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स भी होगा, एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स भी होगा ये, ठीक है जी। एनामिनेस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और इस रिस्पॉन्स को हम लोग कहेंगे सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा, और ये मेमोरी सेल्स की वजह से होगा। तो बेटा ये जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स था, जो सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाएंगे, ये वाला जो था, दिस वन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, एंड दिस वन इज़ व्हाट, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो इन दोनों को लाने में हमारे इम्यून सिस्टम का रोल था, और इसमें ख़ास बात थी मेमोरी। ये मेमोरी हमारे पास में आ जाती है, और हमें लाइफ लॉन्ग कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचाने का काम भी करती है। अब अगली बात ये है बेटा, अब अगली बात ये है कि इस प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को लाने में, इस प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को लाने में हमारी दो सेल्स का बहुत अहम योगदान है, और उन दोनों सेल्स का नाम है बी एंड टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट का काम होगा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करना। अब ये एंटीबॉडी क्या होती है, उसके टाइप क्या होते हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, वो अभी मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। और टी लिम्फोसाइट का काम होता है उन बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करना, और उनको समझाना कि भाई ऐसा है, जागो और एंटीबॉडी बनाओ। मतलब वो स्टिमुलेट करेंगे बी सेल को, कौन, टी सेल्स,
क्या करने के लिए, एंटीबॉडी बनाने के लिए। बाकी टी सेल के और भी बहुत सारे फंक्शन हैं और उनके टाइप्स क्या क्या हैं। तो ध्यान रखना, बी सेल से बनेगी एंटीबॉडी और एंटीबॉडी की वजह से जो इम्यूनिटी आती है उसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी या ह्यूमोरल इम्यूनिटी कह देते हैं। और जो टी लिम्फोसाइट की वजह से इम्यूनिटी हमें मिलेगी उसे हम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी या CMI कह देते हैं। ठीक है जी। तो मैंने क्या बोला, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है, उस प्राइमरी और सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को लाने में हमारी कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल हैं, तो बेटा हमारी B एंड T लिम्फोसाइट्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं। B एंड T लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल होती हैं। ठीक है, कैसे रिस्पॉन्सिबल है, तो यहाँ पे जो B लिम्फोसाइट्स हैं, ये B लिम्फोसाइट बनाती हैं एंटीबॉडीज़ को। अब एंटीबॉडी क्या होती हैं बेटा, ये प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स हैं। इन्हें हम लोग इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं, शॉर्ट में हम इन्हें IG कह देते हैं। ठीक है, इन्हें हम लोग इम्यूनोग्लोबिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बी सेल्स बनाती हैं एंटीबॉडीज़ को, और इस बी सेल को कौन एक्टिवेट करता है, तो बेटा हमारी टी सेल इनको स्टिमुलेट करती हैं या एक्टिवेट कह सकते हैं, करती हैं कि ये बी सेल क्या करें, प्रोडक्शन करें इन एंटीबॉडीज़ का। और एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करने के बाद इन एंटीबॉडीज़ से मिलने वाली जो इम्यूनिटी है उसको हम ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहेंगे। ठीक है, या हम इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कह देते हैं, या हम इसे एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी भी कहते हैं बेटा। एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, या शॉर्ट में आप इसे AMI कह सकते हो। ठीक है, शॉर्ट में आप इसे AMI कह सकते हो। और दूसरी तरफ हमारी जो इम्यूनिटी है जो हमें टी सेल्स की मदद से मिलती है, वो इम्यूनिटी जो हमें टी लिम्फोसाइट की मदद से मिली। ठीक है, जो हमें टी लिम्फोसाइट की मदद से मिली, उस इम्यूनिटी को हम क्या कहेंगे, जो मैंने लिखा है जो हमें टी लिम्फोसाइट की मदद से मिली है इम्यूनिटी बेटा, जो हमें टी लिम्फोसाइट की मदद से इम्यूनिटी मिली है, उसे हम लोग कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब ये सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जो हमें टी सेल ने दी है, कैसे दी है, तो बेटा टी सेल में एक टाइप होता है सेल का टी साइटोटॉक्सिक कहते हैं, क्या हम उसे, टी साइटोटॉक्सिक, या इन्हें किलर सेल भी कहा जाता है। ये बेसिकली क्या करती हैं, किसी भी इन्वेडर को या किसी भी एंटीजन को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। तो ये जो हमें रेस्पॉन्स हमें टी लिम्फोसाइट की मदद से डायरेक्टली मिल रहा है उसे सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहेंगे, और जो बी लिम्फोसाइट से मिल रहा है एंटीबॉडी बना के उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। ह्यूमोरल इसलिए कहा जाता है, ह्यूमर टर्म आता है बेटा, बेसिकली एंटीबॉडी जो होती है हमारी प्लाज्मा में प्रेजेंट होती हैं, तो प्लाज्मा के लिए ह्यूमर टर्म यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ह्यूमर में प्रेजेंट जो एंटीबॉडी, मतलब प्लाज्मा में प्रेजेंट जो एंटीबॉडी है उसकी वजह से जो इम्यूनिटी मिल रही है उसे ह्यूमोरल इम्यूनिटी कह देंगे। ठीक है जी। और इसी तरीके से जो टी लिम्फोसाइट्स हैं वो क्या कर रही हैं, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी को प्रोवाइड कर रही हैं, और वो बेसिकली इसमें जो मेन सेल है टी साइटोटॉक्सिक या किलर सेल, ये किसी भी एंटीजन को डिस्ट्रॉय कर रही हैं या इन्वेडर को डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये टी लिम्फोसाइट आपकी एनसीईआरटी एक और बात कहती है कि बेटा ये टी लिम्फोसाइट हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन को, ये जो हमारी, या CMI कह सकते हैं आप, ऐसे कहिएगा, आप कहिएगा कि ये जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है, ये जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है जिसे मैं CMI कह रहा हूँ, ठीक है, ये जो हमारी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये क्या कर सकती है बेटा, ये हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन को भी करा सकती है। ये क्या कर सकती है,
ये ग्राफ्ट रिजेक्शन को करवा सकती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब क्या है कि सपोज़ कोई पर्सन है, उस पर्सन के अंदर हमने क्या किया है, किसी भी ऑर्गन को ट्रांसप्लांट किया है, किसी भी ऑर्गन को क्या किया है, हमने वहाँ पे ट्रांसप्लांट किया है। तो अब क्या होगा, इस ऑर्गन को डोनेट करने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इस ऑर्गन के जो डोनर है और इसका जो भी रिसिपिएंट है, इन दोनों के ब्लड ग्रुप को और टिश्यू को मैच करना होगा, ब्लड ग्रुप को और टिश्यू को मैच करना होगा। अगर ये दोनों चीज़ें मैच हो जाती हैं तो ही हम इस ऑर्गन को इसके अंदर ट्रांसप्लांट कर पाएंगे या ग्राफ्ट कर पाएंगे। लेकिन आप कितना भी क्या कर लें, ब्लड ग्रुप और टिश्यू मैच कर लें, इस ऑर्गन के लिए इस रेसिपिएंट की बॉडी में जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगी ही करेगी। मतलब कहने का बेटा ये है कि अगर हम उस पेशेंट को या उस रेसिपिएंट को अगर हम क्या ना करें, हम उस रेसिपिएंट को लाइफ टाइम इम्यूनोसप्रेसेंट ना खिलाएं। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब वो एजेंट जो इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकते हों, जैसे कि साइक्लोस्पोरिन ए। अगर हम साइक्लोस्पोरिन ए ना खिलाएं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है ये ग्राफ्ट रिजेक्शन कर सकती है, इसीलिए जिस भी पर्सन के अंदर हम लोग ग्राफ्ट लगाते हैं उसको लाइफ लॉन्ग या कंप्लीट लाइफ इम्यूनोसप्रेसेंट खाने होते हैं। तो CMI हमारी किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए बेटा, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। किसके लिए, ग्राफ्ट रिजेक्शन के लिए। अब ग्राफ्ट रिजेक्शन क्या होता है, सारी चीज़ें आपको अच्छे से पता चल रही होंगी, ठीक है। में जो मेनली रिस्पॉन्सिबल सेल हैं वो है टी लिम्फोसाइट। अब उन टी लिम्फोसाइट के क्या क्या टाइप हो सकते हैं और उनके जो टाइप्स या डिफरेंशिएट होने के बाद जो टी लिम्फोसाइट बन रही हैं वो किस तरीके से एक्शन ले सकती हैं, उनकी हम बात कर लेते हैं। तो अब जो मैं नेक्स्ट पार्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ वो है टी लिम्फोसाइट के टाइप्स या टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, ठीक है। टाइप ऑफ टी लिम्फोसाइट, तो ध्यान से समझिएगा बेटा, टी लिम्फोसाइट के 4 टाइप हैं, जिसमें सबसे पहला है टी हेल्पर लिम्फोसाइट, दूसरा है टी साइटोटॉक्सिक लिम्फोसाइट, तीसरा है टी सप्रेसर और चौथा टाइप है टी मेमोरी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टी हेल्पर की, ठीक है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट की, कि ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट बेसिकली किस तरीके से फंक्शन करेंगे बेटा, ठीक है। टी हेल्पर लिम्फोसाइट का फंक्शन किस तरीके से होगा हम उसकी बात कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे इन टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स को TH सेल भी कहते हैं और ये टी हेल्पर सेल 2 काम कर सकते हैं बेटा, ये 2 काम कर सकते हैं। ये टी हेल्पर लिम्फोसाइट आपकी एक तो स्टिमुलेट कर सकती है बी लिम्फोसाइट्स को या बी सेल को, या ये स्टिमुलेट कर सकती है TC सेल को, लेकिन स्टिमुलेट दोनों ही कंडीशन में अलग अलग काम को करवाने के लिए कर रही है। ये टी हेल्पर सेल स्टिमुलेट बी सेल को तो इसलिए कर रही है ताकि ये एंटीबॉडी बना सके या एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन करें, और ये स्टिमुलेट TC सेल को इसलिए कर रही हैं ताकि ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं ये डिस्ट्रॉय कर दें किसी पैथोजन को,
ये डिस्ट्रॉय कर दें किसी एंटीजन को या पैथोजन को ईजिली, ठीक है जी। और ये जो टी साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, ये टी साइटोटॉक्सिक सेल, इन्हें बेटा हम लोग किलर सेल भी कहते हैं, इन्हें हम किलर सेल भी कहते हैं। ये किलर सेल क्या करती हैं, जैसे सपोज़ ये एक किलर सेल है या टी साइटोटॉक्सिक सेल है, और फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो है ये एक विलन है, मतलब एंटीजन है। तो अब ये टीसी सेल इस एंटीजन को कैसे मारेगी, तो ये रिलीज़ करती है परफोरेंस को। परफोरेन क्या करते हैं, इसकी मेम्ब्रेन पे, एंटीजन की जो सेल मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन के ऊपर ये पोर क्रिएशन कर देते हैं, उसके ऊपर ये पोर क्रिएशन कर देते हैं। और पोर क्रिएशन होने के बाद में यहाँ से वाटर अंदर चला जाता है, और वाटर इसके अंदर भरने की वजह से ये स्वेल अप हो जाती हैं, और स्वेल अप होके बेटा ये लाइज हो जाती हैं, या इनका लाइसेस हो जाता है या ख़त्म हो जाती हैं। तो ये सेल्स हमारी किलर सेल्स हैं, जिनका एक्शन था परफोरिन रिलीज़ करके पोर क्रिएशन करवाना, और वाटर उसके अंदर भर जाएगा, जिसकी वजह से वो स्वेल अप और लाइज हो जाती है। उसके अलावा तीसरी है हमारी टी सप्रेसर सेल। टी सप्रेसर बेसिकली क्या करती हैं बेटा, हमारे जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उन टी लिम्फोसाइट्स को ये सप्रेस करने का काम करती हैं। ये सप्रेस इसलिए करती हैं उन्हें, क्योंकि अगर ये उन्हें सप्रेस नहीं करेंगी तो वो जो टी सेल्स हैं या जो हमारी टी लिम्फोसाइट है ये हमारी सेल्फ सेल को डिस्ट्रॉय करने लग जाएंगी। मतलब कहने का ये है कि ये ऑटो इम्यून हो जाती हैं, ये ऑटो इम्यून हो जाती हैं, ठीक है। ऑटो इम्यूनिटी जनरेट कर सकती है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर सकती हैं। तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन से बचाने के लिए ये टी सप्रेसर सेल इन टी लिम्फोसाइट के एक्शन को सप्रेस करती हैं। ये टी सप्रेसर सेल का काम है। और टी मेमोरी सेल आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया ही कब बनती हैं। ये टी मेमोरी सेल बनती हैं जब भी हमारे जो टी सेल हैं, जब भी हमारी जो टी सेल्स हैं वो किसी एंटीजन से रिकॉग्नाइज करती हैं। जब भी हमारी टी सेल किसी भी एंटीजन से रिकॉग्नाइज करती हैं, तो उस रिकॉग्नाइज़ करने के बाद में जब उसे न्यूट्रलाइज़ कर रही होती हैं, उसे जब ख़त्म कर रही होती है, उसके लिए रिस्पॉन्ड कर रही होती हैं, तो साथ साथ में एक टी मेमोरी सेल्स को बना लेती हैं। और ये टी मेमोरी सेल्स हमारे अंदर स्टोर हो जाती हैं फ्यूचर के लिए। और अगर इन फ्यूचर ये एंटीजन हमारे अंदर आता है तो ये जो स्टोर्ड टी मेमोरी सेल्स हैं ये उसे ईजिली डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, बहुत ज़्यादा ईजिली, ठीक है। तो इस तरीके से ये टी लिम्फोसाइट्स एक्शन लेंगे बेटा, ठीक है। अब हम लोग अगली जो बात करने वाले हैं, वो है कि जो बी लिम्फोसाइट या ह्यूमरल इम्यूनिटी के अंदर जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन हुआ था, उस एंटीबॉडी का एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या होता है, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी मैं यहाँ पे आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बेटा स्ट्रक्चर को, किसके, एंटीबॉडी के बेटा, एंटीबॉडी के, या आप इसे इम्यूनोग्लोबिन भी कह सकते हो, शॉर्ट में हम इसे आईजी कहते हैं, क्योंकि ये एक प्रोटीन मॉलिक्यूल है जो हमें बेसिकली इम्यूनिटी देने का काम करती है बेटा। तो यहाँ पे इसका जो स्ट्रक्चर होता है एंटीबॉडी का, इसमें हमारे पास में बेटा 2 हैवी चेन होती हैं और साथ में हमारे पास 2 लाइट चेन होती हैं किसी भी एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर में, जिसे हम लोग शॉर्ट में H2L2 कह देते हैं, जिसे हम शॉर्ट में H2L2 कह देते हैं। अब ये 2 हैवी और दोनों लाइट चेन कैसी होती हैं, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पे 2 बड़ी हैवी चेन मैं आपके सामने ड्रॉ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये मैंने दोनों हैवी चेन ड्रॉ करी हैं। ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही हैवी चेन हैं। और दोनों हैवी चेन के साथ में इन दोनों चेन को एसोसिएट करने के लिए इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड होता है बेटा, इनके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा होता है। और इसी तरीके से हमारी 2 लाइट चेन होती हैं जो इनके साथ में जुड़ी रहती हैं, और इनको जोड़ने के लिए भी यहाँ पे डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है जो हैवी और लाइट चेन को जोड़ने का काम करेगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ने का काम करेगा। मतलब कहने का ये है कि ये जो मैंने अब बनाई है ये एक्चुअल में है लाइट चेन। ये क्या है एक्चुअल में, ये लाइट चेन है बेटा, ये लाइट चेन है, ठीक है। अब होता क्या है
अब होता क्या है कि यहाँ पे ये प्रोटीन है, तो प्रोटीन के दो एंड हो सकते हैं। मतलब प्रोटीन को जब भी लिखते हैं तो हम लोग कार्बोक्सिल टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल हमेशा लिखते हैं ना। तो यहाँ पे किसी भी प्रोटीन को जब भी आप प्रोटीन पढ़ेंगे तो प्रोटीन में दो एंड जरूर पढ़ेंगे, एक कार्बोक्सिल एक अमीनो। तो यहाँ पे नीचे वाला कार्बोक्सिल टर्मिनल बना दिया है और ये अमीनो टर्मिनल बना दिया है बेटा। बाकी कार्बोक्सिल और अमीनो टर्मिनल क्या होते हैं, क्लास नाइन्थ कह रहा हूँ, चैप्टर 9 क्लास 11 बायोमोलिक्यूल्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन आप पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड इन दोनों की चेन के बीच में लगे हो सकते हैं, जिन्हें मैं इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कह रहा हूँ, इंटरचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कह रहा हूँ। इसी तरीके से इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी यहाँ पे लगे हो सकते हैं। इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड कैसे लगे होंगे, वो बेटा इसी चेन के विदिन सिमिलर चेन में ही लगे होते हैं, सेम चेन में आपको लगे हुए मिलेंगे इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड। बेटा इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको सिमिलर चेन में लगे हुए मिलेंगे। मतलब आप ऐसे देख सकते हैं इसको, इस तरीके से इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इंट्राचेन डाइसल्फाइड बॉन्ड भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बेटा। ठीक है जी। अब इनमें क्या होता है, ये वाली जो जगह होती है, ये वाली जो जगह है, और यहाँ पे ये वाली जो जगह होती है, इसे हम लोग कहते हैं बेटा ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। ये वो जगह है जहाँ पे एंटीजन से ये बाइंड करेंगे, ये एंटीजन बाइंडिंग साइट है। एंटीजन बाइंडिंग साइट वो होती है जहाँ से ये एंटीजन से बाइंड करेंगे, क्योंकि ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है, ये एक एंटीबॉडी मॉलिक्यूल है। तो एक एंटीबॉडी के ऊपर आपको दो एंटीजन बाइंडिंग साइट मिल सकती हैं बेटा। और ध्यान रखिएगा, आगे वाला जो रीजन है, किसी भी एंटीबॉडी का आगे वाला रीजन जो होता है, इस रीजन को हम लोग वेरिएबल रीजन कहते हैं। ठीक है, इसे हम लोग वेरिएबल रीजन कहते हैं। मतलब ये बदलता रहता है, क्योंकि यहाँ पे आके एंटीजन बाइंड करेगा ना दोनों तरफ, तो ये जो जगह है इतनी, इससे आगे आगे वाली, इससे आगे आगे वाली, ये बदलती रहती है अकॉर्डिंग टू द एंटीजन। जैसा एंटीजन वैसी ही उसकी बाइंडिंग साइट। तो ऐसा रीजन जो एंटीजन के हिसाब से बदल जाए वो वेरिएबल साइट कहलाता है। और जो बदले ना, बस उसके ऊपर वाले, जैसे मैं ये एंटीबॉडी हूँ तो मेरा जो ऊपर वाला रीजन है ये तो बदलता रहे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एंटीजन को पकड़ना है, तो कोई एंटीजन छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, उसकी बाइंडिंग साइट कैसी हो सकती है, उस हिसाब से मेरे को ये बाइंडिंग साइट बनानी पड़ेगी। और नीचे वाला जो जगह है वो तो सिमिलर है, तो ये तो कांस्टेंट रीजन है। कांस्टेंट मतलब वो जो कभी ना बदले। तो आगे वाला रीजन जो होता है वो वेरिएबल होता है। तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि भाई ये वेरिएबल हैवी है, ये कांस्टेंट हैवी है। ठीक है, सॉरी कांस्टेंट हैवी कह रहा हूँ, वेरिएबल लाइट है, ये कांस्टेंट हैवी है। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट लाइट है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? इसी तरीके से यहाँ पे भी ये वाला जो रीजन है ये वेरिएबल हैवी है, ये वेरिएबल लाइट है, ये कांस्टेंट हैवी है, ये कांस्टेंट लाइट है। अब हैवी थोड़ा सा बड़ा है तो इसे कांस्टेंट हैवी 1 और कांस्टेंट हैवी 2 और कांस्टेंट हैवी 3 कर देते हैं। ठीक है, अब इस तरीके से ये आपका स्ट्रक्चर है। अब ध्यान ये रखना है कि ये जो एंटीजन बाइंडिंग साइट है, इन्हें हम लोग बेटा पैराटोप भी कहते हैं, इन्हें हम पैराटोप भी कहते हैं। ये पैराटोप क्या करते हैं, किसी भी एंटीजन के एपिटोप से बाइंड करते हैं। किसी भी एंटीजन के ये जो जगह है, ये जो साइट है जिससे बाइंड करेंगे उसे एपिटोप कह देते हैं। तो पैराटोप एपिटोप से बाइंड करते हैं और उन्हें ख़त्म करने का काम करते हैं। अब हमारे अंदर एंटीबॉडी कौन कौन सी है और उनके फंक्शंस क्या हो सकते हैं। तो अब मैं नेक्स्ट पार्ट जो शुरू कर रहा हूँ वो है बेटा टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ और उनके फंक्शंस क्या क्या हो सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है टाइप ऑफ एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ या इम्यूनोग्लोबिन्स। तो हमने क्या किया है बेटा, इम्यूनोग्लोबिन्स को 5 कैटेगरी में बांटा हुआ है।
ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका है, आप गेम याद कर लीजिए पहले और फिर गेम्ड कर लीजिए उसे। तो गेम्ड याद रखेंगे तो आपको एंटीबॉडीज़ के टाइप भी याद रहेंगे। हालांकि एंटीबॉडी लिख दिया, एंटीबॉडीज़ होना चाहिए था, खैर कोई नहीं। आप टाइप ऑफ एंटीबॉडीज़ में सबसे पहला पढ़ेंगे IgG, जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा है बेटा, IgG फॉर्म, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में होती है। दूसरे नंबर पे होते हैं बेटा IgA, तीसरे नंबर पे होते हैं IgM, चौथे नंबर पे होते हैं, हालांकि देखिए परसेंटेज में IgE, IgD से कम होते हैं, लेकिन अगर मैं D को पहले कर दूं और E को बाद में कर दूं तो ये जो निमोनिक बनाया है ये बिगड़ जाएगा। तो D कंपैरेटिवली याद रखिएगा E से थोड़े ज़्यादा है, ठीक है। मतलब मैंने यहाँ पे परसेंटेज वाइज भी लिख दिया। मतलब कहने का ये है कि अगर आप IgG की परसेंटेज देखेंगे तो 70 से 75%, मतलब सबसे ज़्यादा अबंडेंट हमारे अंदर कोई एंटीबॉडी है तो IgG है। अगर IgA की बात करूँ तो ये 10 से 15% है। अगर IgM की बात करूँ तो बेटा 5 से 10% है। अगर मैं IgE की बात करूँ तो 0.5% है। IgD की बात करूँ तो ये 1 से 3% तक हो सकती है। तो आप देखिए IgD IgE से ज़्यादा है, लेकिन सीक्वेंस निमोनिक के हिसाब से आपको याद रखना होगा। अब मैं बात करूं इनके स्ट्रक्चर की, तो इनका जो स्ट्रक्चर है IgE मोनोमर है, मतलब आपको सिंपल ऐसी चेन मिलेगी, मतलब इस पे 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट हो सकती है। IgA आपको एक डाइमर फॉर्म में मिलेगा, IgA आपको एक डाइमर फॉर्म में मिलेगा जिनमें J चेन लगी होती है। तो यहाँ पे ये एक डाइमर है, ठीक है, तो ये एक डाइमर फॉर्म है। IgM आपको एक पेंटामरिक फॉर्म में मिलेगा, IgM आपको एक पेंटामरिक फॉर्म में मिल सकता है, ठीक है, एक पेंटामरिक फॉर्म में मिल सकता है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 3 2 5। तो ये 5 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं, ठीक है, ये 5 मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ में जुड़े होते हैं। तो इसे हम लोग पेंटामरिक फॉर्म कह रहे हैं, पेंटामेरिक फॉर्म कह रहे हैं, या पेंटामेर कह दीजिए आप इसे। और उसके अलावा बेटा आपको जो IgE है ये भी आपको मोनोमर फॉर्म में ही मिलेगा, ये भी सिंपली मोनोमर है। और IgD फॉर्म जो है ये भी सिंपली मोनोमर है, ये भी सिंपली मोनोमर है, ये भी सिंपली मोनोमर है, ठीक है। कहते हैं कि हमारी जो इम्यूनोग्लोबिन थी उनके अलग अलग फंक्शंस क्या क्या है, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस बता दिया था। अब मैं सबसे पहले IgG का फंक्शन बता दे रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा अबंडेंट है और ये इकलौती ऐसी एंटीबॉडी हैं, मैंने अबंडेंसी बता दी थी 70 से 75% है। दूसरा बेटा, ये इकलौती ऐसी एंटीबॉडी हैं जो क्रॉस कर सकती हैं प्लासेंटा को। मतलब कहने का ये है कि जो मदर से फीटस के अंदर एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट हो सकती है प्लासेंटा के थ्रू, वो एक्चुअल में IgG फॉर्म है, बाकी कोई एंटीबॉडी ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। दूसरे नंबर पे जो IgA फॉर्म है, IgA फॉर्म दूसरे नंबर पे थी, डाइमरिक फॉर्म थी, 10 से 15% तक ये हो सकती है। ये बेसिकली हमारे ये प्रेजेंट होती है जितने भी सिक्रीशंस होते हैं, ठीक है, प्रेजेंट होते हैं जितने भी हमारे एक्सटर्नल सिक्रीशन होते हैं, ठीक है, सिक्रीशन होते हैं। जैसे मदर मिल्क के अंदर ये प्रेजेंट हो सकती है, ये टीयर्स के अंदर प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है। उसके अलावा बेटा टीयर्स के अलावा ये प्रेजेंट हो सकती है सलाइवा में, और ब्लड में तो होगी, म्यूकस में भी ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये हमारी सिक्रीशंस में होती है और सिक्रेटरी फॉर्म को हम लोग सिक्रेटरी IgA कह देते हैं, ठीक है, सिक्रेटरी IgA कह देते हैं, ये हमारे सिक्रीशंस में होगी। तीसरे नंबर पे है हमारी IgM फॉर्म। IgM फॉर्म 10% तक हो सकती है, 5 से 10% तक। तो मैंने आपको बताया था कि ये पेंटामेरिक फॉर्म थी, ये पेंटामेरिक फॉर्म थी। और दूसरे नंबर पे बात ये है बेटा कि ये इवोल्यूशन में सबसे पहली एंटीबॉडी है जो हमारे अंदर डेवलप हुई। तो इट वाज द फर्स्ट एंटीबॉडी डेवलप्ड इन ह्यूमन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ इवोल्यूशन,
ह्यूमन ड्यूरिंग कोर्स ऑफ एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन के दौरान जो सबसे पहली एंटीबॉडी हम लोग के अंदर आई या बनी वो IgM थी, और यही IgM पहली वो एंटीबॉडी भी है जो हमारी साइट ऑफ इन्फेक्शन पे पहुंचती है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक और पॉइंट लिख रहा हूँ कि इट इज़ ऑल्सो द फर्स्ट एंटीबॉडी टू रीच साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है जी, IgM सबसे पहले इन्फेक्शन की साइट पे पहुंचने वाली एंटीबॉडी भी होती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब बात कर ले रहा हूं मैं IgE की। तो IgE सबसे कम होती है, सबसे लीस्ट होती है। ठीक है, लीस्ट अमाउंट में होती है, बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन ये रोल, इसका रोल है किस टाइम पे बेटा, इट प्ले रोल इन एलर्जिक रिस्पॉन्स। जब भी हमारी बॉडी में एलर्जिक रिस्पॉन्स होगा या एलर्जिक रिएक्शन होंगे, उस दौरान ये IgE बन जाती है। IgE हमारी एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में हमारा साथ देती है। अब नेक्स्ट बात करूं IgD की, तो IgD के बारे में सबसे कम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, लिस्ट इन्फॉर्मेशन हमारे को अवेलेबल है IgD के फॉर्म के बारे में। और ये जनरली क्या करती हैं, ये बेटा सरफेस पे, सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होती हैं। तो मैं लिख दे रहा हूँ एक्ट एज सेल सरफेस मॉलिक्यूल। सेल सरफेस मॉलिक्यूल के तौर पे, जैसे B सेल है उसके सेल सरफेस पे ऐसे लगी हो सकती है ये, तो इस तरीके से ये प्रेजेंट हो सकती है IgD फॉर्म बेटा। अब नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो सबसे लास्ट पार्ट है, जिसे मैं कह रहा हूँ एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी की। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक मैं शुरू कर रहा हूँ वो है एक्टिव इम्यूनिटी और बेटा पैसिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी में क्या डिफरेंस होगा। तो मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि सपोज़ यहाँ पे कोई पर्सन है, इसके अंदर ये एंटीजन या तो इन्फेक्शन के दौरान नेचुरली चला गया, ऐसे ही नेचुरली चला गया, या ये एंटीजन बेटा वैक्सीन की फॉर्म में हमने ज़बरदस्ती इसको इंजेक्ट कर दिया। मतलब कुल मिला के बात ये है कि ये एंटीजन यहाँ पे जा रहा है। अब जब भी ये एंटीजन जाएगा तो यहाँ पे इस पर्सन का, इस इंडिविजुअल का जो इम्यून सिस्टम है, इसका जो इम्यून सिस्टम है वो इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा, और जब इसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा तो क्या करेगा बेटा, इसको न्यूट्रलाइज करने के साथ साथ वो मेमोरी सेल्स बनाएगा, और मेमोरी सेल्स के साथ साथ इसको ख़त्म करने के लिए इन एंटीबॉडीज़ का भी प्रोडक्शन करेगा। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे कोई एंटीजन हमारे अंदर जाए, या तो हम जानबूझ के भेजें या अपने आप नेचुरली चला जाए, और हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके उसके लिए एंटीबॉडीज़ बनाए, उसे ख़त्म करे और मेमोरी सेल्स को बना ले, उस टाइप की इम्यूनिटी को जिसमें हमारी बॉडी खुद से एंटीबॉडी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसे हम एक्टिव इम्यूनिटी कह देते हैं। वो इम्यूनिटी जिसमें हमारी बॉडी ने खुद से आवर ओन एंटीबॉडीज प्रोड्यूस्ड एंड एक्ट अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग पैथोजन और इन्वेडर, दैट इम्यूनिटी इज नोन एज एक्टिव इम्यूनिटी। और पैसिव इम्यूनिटी का मतलब क्या है कि भैया यहाँ पे एक फिर से ये इंडिविजुअल है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने रेडीमेड एंटीबॉडीज़ या पहले से बनी बनाई प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ या मैं कह रहा हूँ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ को क्या किया बेटा, इसके अंदर भेज दिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एंटीबॉडीज़ पहले से बनी बनाई है, हमने उसे भेजा है इसके अंदर, इस पर्सन ने खुद नहीं बनाया इसे। तो वो इम्यूनिटी जिसको प्रोवाइड किया गया हो, जैसे बाय इंजेक्टिंग रेडीमेड एंटीबॉडीज़, उसे हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। पैसिव इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट कब होती है, जैसे
जो बेटा कैजुअलिटी का केस है, जहाँ पे इमीडिएट इम्यून रिस्पॉन्स चाहिए, जैसे किसी को सांप ने काट लिया, अब सांप ने उसे काट लिया है तो हम ये तो कहेंगे नहीं कि नहीं जी इसकी तो इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसकी एक्टिव इम्यूनिटी, अभी इसका देखो इम्यून सिस्टम उसे पहचानता है, रिकग्नाइज करेगा, उसको उसके लिए रिस्पॉन्ड करेगा और फिर रिमेंबर करके मेमोरी सेल बनाएगा। तो अगर आपने सोचा कि वो रिमेंबर करेगा तो वो जो पर्सन है जिसके ऊपर, जिसके एक्टिव इम्यूनिटी पे आप बहुत भरोसा कर रहे हो, उस पर्सन को लोग बाद में रिमेंबर करेंगे, वो मर जाएगा एक्चुअली। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वहाँ पे एक्टिव इम्यूनिटी काम नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पे चाहिए क्विक इम्यून रिस्पॉन्स, और क्विक इम्यून रिस्पॉन्स आपको पैसिव इम्यूनिटी ही दे सकती है। इमीडिएट रिस्पॉन्स आपको पैसिव इम्यूनिटी दे सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी का जो रिस्पॉन्स होता है ये स्लो होता है, ये स्लो रिस्पॉन्स होता है। इसका जो रिस्पॉन्स होता है वो बहुत क्विक रिस्पॉन्स होता है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होता है। दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान हैं। फ़ायदा ये कि ये इमीडिएटली काम कर रहा है, जैसे स्नेक एंटीवेनम, तो हम जो लगाते हैं, जैसे किसी को एंटी टेटनस सीरम लगाते हैं, जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको लोहे से कट गया, मेटल से कट गया वो, तो ऐसी कंडीशन में हम उसे क्या करते हैं, हम उसके अंदर प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ को भेजते हैं जो टेटनस के अगेंस्ट काम करती हैं। ऐसी किसी को सांप ने काट लिया तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, पहले से ही प्रीफॉर्म्ड जो वेनम के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ हैं उनको उसके अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, वो पर्सन बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। लेकिन इसकी दिक्कत ये है पैसिव इम्यूनिटी की कि ये ना थोड़े टाइम के लिए रहती है। क्विक तो है लेकिन शॉर्ट पीरियड के लिए है। ये टाइम टेकिंग तो है लेकिन इसमें जो सेल्स बनती हैं वो लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं। दोनों की मेरिट्स डीमेरिट्स हैं। जिसमें खुद ने एंटीबॉडीज़ को बनाया, आवर ओन बॉडी प्रोड्यूस द एंटीबॉडीज इज कॉल्ड एक्टिव, व्हेन द प्रीफॉर्म्ड एंटीबॉडीज आर इंजेक्टेड और एडमिनिस्ट्रेड फ्रॉम आउटसाइड इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स है, जो एक्टिव इम्यूनिटी हमें दे रही है, ये क्या होता है बेटा, स्लो होता है, टाइम टेकिंग होता है, टाइम टेकिंग होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमें इम्यूनिटी मिलने वाली है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। और अगर आप पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी में बेटा हमारी बॉडी क्या करती है, इमीडिएट रिस्पॉन्स देती है, या आप कहें तो काफ़ी क्विक रिस्पॉन्स होता है, क्विक रिस्पॉन्स होता है। लेकिन बेटा ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है इम्यूनिटी, ये शॉर्ट पीरियड के लिए होती है इम्यूनिटी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो इन दोनों में डिफरेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। जो लॉन्ग लास्टिंग है वो ये है, जो टाइम टेकिंग है वो ये है, जो क्विक है वो है, और शॉर्ट पीरियड के लिए इम्यूनिटी है वो पैसिव है। अब बात ऐसी है बेटा, अब बात ऐसी है कि इनके भी हमारे टाइप हो सकते हैं। अब वो टाइप क्या है, जैसे यहाँ पे एक्टिव के एक है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और दूसरा है जिसे मैं कह रहा हूँ आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। इसी तरीके से इसके भी टाइप हैं बेटा, इसके भी टाइप हैं। वो टाइप कौन कौन से हैं, तो मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। वो टाइप हैं, एक तो है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, और दूसरा है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। तो नेचुरल पहले एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, तो बेटा जो हमें नेचुरल इन्फेक्शंस होते रहते हैं डेली लाइफ में, जो हमें नेचुरल इन्फेक्शंस होते हैं जिसमें हमारे अंदर एंटीजन बाय एयर और फूड बाय एनी एजेंट जो चला जाता है,
बाय एनी मोड जो चला जाता है वो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का, उसके लिए हमारी बॉडी खुद रिस्पॉन्स लेती है। आर्टिफिशियल एक्टिव का एग्जांपल है कि जब हम लोग जानबूझ के वैक्सीन को एडमिनिस्टर करते हैं, जब हम लोग वैक्सीन को इंजेक्ट करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम वैक्सीन की फॉर्म में एक्चुअली डेड पैथोजेंस को या एटीन्यूएटेड पैथोजेंस को हम उसके अंदर इंजेक्ट करते हैं। अब एटीन्यूएटेड का मतलब क्या है, तो जब मैं वैक्सीन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे लाइव एटीन्यूएटेड एक टर्म यूज़ करूँगा, वो वहाँ पे आप समझिएगा, ठीक है। एटीन्यूएटेड वो होते हैं जो बेसिकली लाइव होते हैं, लिविंग होते हैं, लेकिन उनकी होस्ट मशीनरी काम नहीं कर रही होती, मतलब वो कुछ नहीं कर सकते, वो ना डिवाइड कर सकते हैं, रेप्लिकेट कर सकते हैं, ना वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकते हैं, ना ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो जब हमने जानबूझ के किसी ऐसे एंटीजन को या डिजीज़ कॉजिंग एजेंट को इंजेक्ट किया और तब जाके उसकी इम्यून सिस्टम प्रोवोक हुआ, तो ऐसी कंडीशन में वो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, जिसमें खुद एंटीजन गया है, उसकी बॉडी ने उसे पहचाना है और खुद से एंटीबॉडीज़ बनाई हैं, है ना। और नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल क्या है, तो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है, सबसे पहला एग्जांपल है बेटा नेचुरल पैसिव का, जैसे मदर है, तो मदर से एक एंटीबॉडी होती है IgG जो फीटस के अंदर जाती है प्लासेंटा के थ्रू। और दूसरा एग्जाम्पल है मदर से ही एक एंटीबॉडी होती है IgA, ये मिल्क के थ्रू इन्फेंट में जाती है। तो आप देखिए एंटीबॉडी नेचुरली मदर ने बनाई, लेकिन उसको भेज दिया गया फीटस के अंदर, तो इम्यून रिस्पॉन्स कहाँ पे ले रही है, वो फीटस के अंदर या इन्फेंट के अंदर। बेसिकली जब बच्चा पैदा होता है ना बेटा, उसका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, इतना रोबस्ट नहीं होता है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उस टाइम पे इम्यूनिटी प्रोवाइड करने के लिए धीरे धीरे उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होगा उसका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा, लेकिन उस टाइम पे इन्फेक्शन से बचाने के लिए उसकी मदर उसको एंटीबॉडीज़ प्रोवाइड करती है, उसको एंटीबॉडीज़ भेजती है। जब वो फीटल स्टेज में है तो प्लासेंटा के थ्रू भेजेगी, और जब वो पैदा हो जाएगा तो उसे मिल्क के थ्रू एंटीबॉडीज़ देगी और उसको डिजीज़ कॉजिंग एजेंट से या एंटीजन से बचाएगी। और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जांपल है बेटा जैसे एंटी टिटनस सीरम, मतलब टिटनस से बचाने के लिए एंटी टिटनस सीरम, इसमें हम लोग क्या करते हैं, बनी बनाई एंटीबॉडीज़ को, जो कोई पर्सन लोहे वोहे से कट गया है, मेटल से कट गया है, उसको बचाने के लिए, ठीक है, ताकि उसे टिटनस ना हो, हम इसे इंजेक्ट कर देते हैं। तो आपने देखा होगा अक्सर जिस पर्सन को भी टिटनस हो जाती, मतलब टिटनस हो नहीं जाती है, मतलब टिटनस का इंजेक्शन लगता है, तो इसे बोलते हैं कि मतलब जैसे आप सपोज़ करो आपको 6-7 महीने पहले चोट लगी थी, आपने टिटनस का इंजेक्शन लगवाया था, अब 6-7 महीने बाद अगर फिर से चोट लग जाए तो फिर भी आपको टिटनस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। वहाँ पे क्यों? क्योंकि वो जो एंटीबॉडीज़ आपके अंदर 6-7 महीने पहले भेज दी गई थी, वो तो क्या थी, क्विक थी, उन्होंने काम किया, इमीडिएट रिस्पॉन्स लिया, लेकिन लॉन्ग लास्टिंग नहीं थी, वो ख़त्म हो गई। तो आपको दोबारा से एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट करवाना पड़ रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो वो एंटीबॉडीज़ टाइम नहीं लगाएंगी, वो रिस्पॉन्स लेंगी, लेकिन वो स्टोर नहीं रहती हैं आपकी बॉडी के अंदर, लॉन्ग टर्म तक आपको इम्यूनिटी नहीं दे सकती हैं। तो यहाँ पे एंटी टेटनस सीरम है, ठीक है। और बेटा एंटीवेनम, स्नेक एंटीवेनम होता है जो सांप के काटने पे हम इंजेक्ट करते हैं, वो भी एक आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है। तो ये तो रही बात इम्यूनिटी की, ठीक है। अब आपका लगभग इम्यूनिटी वाला जो